दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों, भले ये दौर पूरा चल रहा है, पर हमें अपनी दौड़ को कायम रखना है। दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर अपनी तैयारी को छोड़ दिया ना, तो हम बहुत पछताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें जितना भी टाइम मिला है, हम उसे मौक़ों में तब्दील करेंगे। सो दोस्तों, डोंट फील डिप्रेस्ड और जम के तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान राजा का मंत्री होता है, और दूसरा कथन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य पुरोहित करता था। दोस्तों, पहला कथन है कि मुंडा शासन व्यवस्था में दीवान राजा का मंत्री होता था, और मुंडा शासन व्यवस्था में शुद्धिकरण का कार्य जो है कौन करता था? पुरोहित करता था। तो दोस्तों, हमारे दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन इन दोनों में से गलत है, या फिर कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो दोस्तों, पहला है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का आधार मुंडा शासन व्यवस्था था। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है कि उराव जनजाति के गांव का प्रधान राजपूत होता था। उराव जनजाति के गांव का प्रधान राजपूत होता था। तो दोस्तों, केवल दूसरा जो कथन है ये गलत है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है। दोस्तों, पहला कहता है कि यह गांव का प्रधान होता था, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। तो दोस्तों, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। तो दोस्तों, सभी ही कथन हमारे सत्य हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में विटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। दोस्तों, मांझी परगना शासन व्यवस्था में विटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। दोस्तों, अगर दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव की जाति भोज देने पर, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव की जाति भोज देने पर ही बिटलाहा की सजा को समाप्त किया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि डाकुआ क्या होता है। दोस्तों, डाकुआ क्या होता है? सबसे पहली बात, डाकुआ जो है गांव का सहायक होता है और गांव वालों की बैठकी की सूचना देता है। तो दोस्तों, दोनों ही ए एवं बी हमारे आंसर हो जाएंगे। डाकुआ क्या होता है? गांव का सहायक भी और गांव वालों को बैठकी की सूचना भी देता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि संथाली समाज में न्याय निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्यों? संथाली समाज में न्याय निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसका कारण क्या है? पहला कारण है कि क्योंकि निर्णय के साथ सामाजिक धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई होती है, और दूसरा कारण है कि गांव की भागीदारी बड़े स्तर पर होती है, और तीसरा कारण है कि निर्णय के साथ संथाली समाज को प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, निर्णय के साथ संथाली समाज की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों, सारे ही कथन इसमें सत्य है और सारे ही कथन इनके कारण हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि ढोकलो सोहर का क्या अर्थ है। दोस्तों, ढोकलो सोहर का अर्थ क्या है? तो समाज की बैठकी ही ढोकलो सोहर का अर्थ है। अगला सवाल है कि बिझा जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है। दोस्तों, बिझा जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या होता है दोस्तों? तो इसका प्रमुख होता है करटाहा। क्या होता है? करटाहा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस व्यक्ति पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह में इनाम की घोषणा की गई थी। दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति पर अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह में इनाम की घोषणा की गई थी। दोस्तों, तो अर्जुन सिंह पर। किस पर? अर्जुन सिंह पर इनाम की घोषणा की गई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से किस महिला को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, कहता है कि निम्न में से किस महिला को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
झारखंड में गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों सरस्वती को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, मीरा देवी को भी, और साधना देवी को भी। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? झारखंड के किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो पहाड़िया जनजाति में ही गोत्र नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगला है कि मरांग गोमके किसे कहा जाता है? दोस्तों मरांग गोमके किसे कहा जाता है? तो जयपाल सिंह को ही मरांग गोमके कहा जाता है। अगला सवाल है कि टिकैत उमराव सिंह से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन ये है कि ये ओरमांझी के पारा गांव के जमींदार थे। दोस्तों ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट है कि ये अंग्रेज द्वारा विद्रोहियों में उत्पन्न करने हेतु मद्रासी सेना की सहायता से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों ये जो है अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों में उत्पन्न करने हेतु मद्रासी सेना की सहायता से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आदिवासियों ने किस व्यक्ति की खोज कर ली जो उनके छिपे मुद्दों को कारगर ढंग से उठा सके? वह व्यक्ति कौन था? दोस्तों आदिवासियों ने किस व्यक्ति की खोज कर ली जो उनके छिपे मुद्दों को कारगर ढंग से उठा सके? तो दोस्तों वह व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था जयपाल सिंह। अगला सवाल है कि उग्रपंथी विचार रखने वाला संगठन बिरसा सेवा दल का गठन कब ललित कुजूर ने किया था? दोस्तों 1965 ईस्वी में बिरसा सेवा दल की स्थापना ललित कुजूर ने किया था। कब किया था? 1965 में 1965 ईस्वी में ही उग्रपंथी विचार रखने वाला संगठन बिरसा सेवा दल का गठन ललित कुजूर ने 1965 में किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि हो लड़कों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया था? हो लड़कों ने कब मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया था? दोस्तों 6 अप्रैल 1820 को हो लड़कों ने मेजर रफसेज की सेना पर भीषण आक्रमण किया था। दोस्तों अगला सवाल है कि गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न में से कौन भूमिज नेता थे? गंगा नारायण सिंह के पक्षकार निम्न में से कौन भूमिज नेता थे दोस्तों? तो दोस्तों कौन भूमिज नेता थे? गर्दी सरकार भी था, सूरा नायक भी था, और बूली महतो भी था। तो दोस्तों उपरोक्त सभी ही गंगा नारायण सिंह के पक्षकार थे। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, चेरो विद्रोह पलामू के जंगली क्षेत्र में हुआ। दूसरा, चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूकन सिंह ने किया था। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। अगला सवाल है कि मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था दोस्तों? तो दोस्तों 1820 में ही मेजर रफसेज ने हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था। कब? 1820 में। दोस्तों अगला सवाल है कि कोरबा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला है कि कोरबा लोगों की अर्थव्यवस्था शिकार, स्थानांतरण, कृषि तथा वन उत्पाद पर आधारित होता है। स्थानांतरित कृषि का बियोड़ा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बियोड़ा कहा जाता है। अगला, झारखंड के अलावा यह जनजाति छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि संथाल जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? संथाल जनजाति के प्रमुख नृत्य क्या है? तो दोस्तों डाहर दोंगेर भी, शिकारी दशें सोहराय भी, दोस्मी सकरात आषाढ़ी भी। दोस्तों डाहर दोंगेर, शिकारी दशें सोहराय, दोस्मी साकरात आषाढ़ी संथाल जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि तत्ववाद तंतुवाद किसे कहते हैं? तत्ववाद या तंतुवाद किसे कहते हैं? दोस्तों जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं उन्हें तत्वांत या तंतुवाद कहते हैं। जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्ववाद या तंतुवाद।
दोस्तों, जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से ध्वनि उत्पन्न होते हैं और जिन वाद्यों में तांत अथवा तार से कंपन कर ध्वनि उत्पन्न किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तंतुवाद कहते हैं या तत्वाद्य कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि प्रस्तर शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किस स्थान में होता है? प्रस्तर शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किस स्थान में होता है? तो दोस्तों, प्रस्तर शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है चांडिल पलामू में। कहाँ पे? चांडिल पलामू में ही प्रस्तर शिल्प की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों के सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण किया था किसने? दोस्तों, दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों के सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों, रवि कौशल ने ही दूरदर्शन के लिए 5 कड़ियों के सीरियल बिरसा मुंडा का निर्माण कराया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में ओडिसी नृत्य को प्रसारित करने को श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है? झारखंड में ओडिसी नृत्य को प्रसारित करने का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, सविता मिश्र को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? सविता मिश्र को। सविता मिश्र को ही ओडिसी नृत्य को प्रसारित करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना डॉक्टर मनमसीह मुंडो ने की थी। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी थे। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन थे? रामदयाल मुंडा रतन सिंह मानकी। तो दोस्तों, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2। दोस्तों, अगला सवाल है कि 1924 से छोटानागपुर पत्रिका का प्रकाशन रांची से शुरू हुआ है। इस पत्र के संपादक कौन थे? 1924 से छोटानागपुर पत्रिका का प्रकाशन रांची से शुरू हुआ है। इस पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों, इस पत्र के संपादक थे मामराज शर्मा। कौन थे? मामराज शर्मा। मामराज शर्मा ने ही 1924 से जो छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन रांची से शुरू किया गया था उनके संपादक थे। तो छोटा नागपुर पत्रिका से हम याद रखेंगे मामराज शर्मा। और कब? 1924 से स्टार्ट हुआ था इसका प्रकाशन। दोस्तों, फिर है झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र क्या है? दोस्तों, झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र है आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त। आर्यावर्त ही झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि ब्रीफ ग्रामर एवं वोकेबलरी ऑफ उरांव के रचनाकार कौन है? ब्रीफ ग्रामर और वोकेबलरी ऑफ उरांव के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो दोस्तों, इसके रचनाकार हैं एफ बेच। कौन है? एफ बेच ने ही ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव की रचना की थी। दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति सरोद एवं सितारा वादक पंडित मोर मुकुट केडिया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति सरोद एवं सितारा वादक पंडित मोर मुकुट केडिया का, ठीक है, पंडित मोर मुकुट केडिया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? दोस्तों, सितारा प्रमुख जो है ख्याति प्राप्त हैं सरोद एवं सितारा वादक पंडित मोर मुकुट केडिया। इनका जन्म जो है झारखंड के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों, इसका जन्म हुआ है झारखंड के गिरिडीह जिले में। किस जिले में? गिरिडीह जिले में। दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राज्य शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों, 2001 में की गई थी। किस वर्ष? 2001 में। राज्य शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना 2001 में की गई थी। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि राज्य के किस जिले में सांस्कृतिक संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है? राज्य के किस जिले में संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी की स्थापना की गई दोस्तों? तो आर्ट गैलरी की स्थापना की गई हजारीबाग में। किस जिले में सांस्कृतिक संग्रहालय है और आर्ट गैलरी भी है? तो दोस्तों, सांस्कृतिक संग्रहालय और आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है हजारीबाग में।
चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI, द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो दोस्तों ये झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है XLRI? तो दोस्तों ये झारखंड राज्य के किस शहर में है? तो जमशेदपुर में है। किस शहर में? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में ही XLRI है, द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सरिका कच्छप का संबंध किस खेल से है? सरिका कच्छप एक खिलाड़ी है जिनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है बास्केटबॉल से। किससे संबंध है? बास्केटबॉल से संबंधित है सरिका कच्छप। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाले राज्यों के क्रम में झारखंड दूसरे स्थान पर है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाले राज्यों के क्रम में झारखंड दूसरे स्थान पर है। दूसरा कथन है कि झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मुंडा को चुना गया है। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा सत्य है कि झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मुंडा को चुना गया है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2, दोनों ही कथन सत्य है। दोस्तों फिर हमसे हमारा सवाल है, हमसे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सही से सुमेलित करें। तो दोस्तों पहला है कि कीनन कहाँ पे है? कीनन स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? तो कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। दोस्तों फिर है कि शताब्दी कहाँ है? तो दोस्तों शताब्दी है रांची में। कहाँ पे है? रांची में। फिर हमसे पूछता है कि बिरसा स्टेडियम कहाँ है? बिरसा स्टेडियम भी रांची में है। कहाँ पे है? रांची में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैच कर देते हैं। कहाँ पे है? रांची में। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये रांची में है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा कूट नंबर 1। चलते थे दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे पूछता है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि विजय नीलमणि खलको का संबंध एथलेटिक्स से है। दोस्तों ये कथन सत्य है। विजय नीलमणि खलको का संबंध एथलेटिक्स से है। फिर है काजल दास क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं। तो दोस्तों ये कथन भी हमारा सत्य है। काजल दास क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं। अगला है कि धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 3, तीनों ही कथन सत्य है। दोस्तों अगला सवाल है कि असुंता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? असुंता लकड़ा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो दोस्तों इसका संबंध है हॉकी से। किस खेल से है? हॉकी से ही इसका संबंध है। अगला सवाल है कि झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों 1765 में ही सबसे पहले मालगुजारी की व्यवस्था लागू की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, CNT एक्ट के पूर्व दूसरे वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? कडस्ट्रल सर्वे कहलाता है। क्या कहलाता है? कडस्ट्रल सर्वे। अगला कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 संथाल परगना मंडल में लागू नहीं है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 संथाल परगना प्रमंडल में लागू नहीं है। तो दोस्तों हमारा दोनों ही कथन सत्य है। अगला सवाल है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के 5 प्रमंडलों में लागू है। एक मिनट, कहता है कथन कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के 5 प्रमंडलों में लागू है। तो दोस्तों ये कथन जो है हमारा बिल्कुल ही गलत है। हमारा ये कथन बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के उलगुलान के फलस्वरूप झारखंड में CNT एक्ट लागू हुआ था। दोस्तों इसका संबंध इससे है, तो ये कहानी जो है सत्य है। ये कथन जो है हमारा सत्य है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक ही गलत है इसमें से।
दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थायी बंदोबस्त लागू थे। निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थायी बंदोबस्त दोस्तों लागू थे। तो दोस्तों बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त लागू थे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है। पहला, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट जो है जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है कि महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का तात्पर्य एक क्षेत्र से था। तो दोस्तों ये कथन भी सत्य है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक एवं दो कथन सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि पहला कथन कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत किए गए संशोधन से राज्य में आदिवासियों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। दोस्तों कहा जाता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो भी संशोधन किए गए हैं उससे राज्य में आदिवासियों को प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 का संशोधन से भूमि अंतरण भी सहूलियत मिलेगी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 2016 का संशोधन से भूमि अंतरण भी सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि ए आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या है। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों पहला कहता है कि एसपीटी एक्ट के पूर्व संथाल परगना की जमीन का सर्वे सेटलमेंट रिपोर्ट बनाने में मैकफर्सन, एलेंसन एवं गैंजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट कहता है कि झारखंड के सिर्फ संथाल परगना प्रमंडल में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है। दोस्तों ये कथन भी सत्य है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक एवं दो दोनों ही कथन सत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है दोस्तों? तो किस धारा में? तो दोस्तों धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित की गई है। किस धारा में? धारा 13 में। अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 15 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है। पहला कहता है कि रैयत के अपने जोत में ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार होगा। दूसरा कथन कहता है कि रैयत अपने जोत में कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारा सत्य है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। झारखंड का कौन सा जिला जो है ये पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। दोस्तों पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ये झारखंड में पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। झारखंड का ये जिला है पूर्वी सिंहभूम जो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार कहाँ है। झारखंड राज्यों की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है दोस्तों विस्तार है पूर्व पश्चिम में। कहाँ पर है? पूर्व पश्चिम में। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का भौगोलिक आकृति कैसी है दोस्तों? तो चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है। झारखंड राज्य में नेतरहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों 1180 मीटर है। कितनी है? 1180 मीटर। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अपवाह है। झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अपवाह है? तो दोस्तों पलामू एवं गढ़वा में ही सोन नदी का अपवाह है। अगला सवाल है कि जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। जोन्हा जलप्रपात जो है ये निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों जोन्हा जलप्रपात से याद रखेंगे रारू नदी। दोस्तों जोन्हा जलप्रपात रारू नदी पर अवस्थित है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायविक विशेषता पाई जाती है। झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायविक विशेषता पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों तीव्र एवं सुखद प्रकार का
जलवायविक विशेषता पाई जाती है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है। तो दोस्तों झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है दोस्तों? तो गन्ना ही झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल है। क्या? गन्ना। अगला सवाल है कि झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 8% है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग 8% है। अगला सवाल है कि सकरी गली पंप योजना किस जिले में संचालित है। सकरी गली पंप योजना किस जिले में संचालित है दोस्तों? तो दोस्तों सकरी गली पंप परियोजना दुमका जिले में संचालित है। किस जिले में? दुमका जिले में। अगला सवाल है आपको बताना है कि झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत स्वामित्व निजी कंपनियों के पास है। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना परसेंट स्वामित्व निजी कंपनियों के पास है। तो दोस्तों स्वामित्व निजी कंपनियों के पास कितना परसेंट है? तो 35% है। कितना है? 35%। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले में डेलेमिनाइट पाया जाता है। दोस्तों झारखंड राज्य के किस जिले में डेलेमाइट पाया जाता है। तो दोस्तों डेलेमाइट पाया जाता है आपके रांची में। कहाँ पर? रांची में ही, झारखंड राज्य के रांची जिले में ही डेलेमाइट पाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि झारखंड की स्थानीय नीति की घोषणा 7 अप्रैल 2016 को की गई थी। तो दोस्तों ये कथन क्या है? सत्य है। अगला है कि जिस व्यक्ति या इसके पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे खतियान में होगा वे स्थानीय माने जाएंगे। जिस व्यक्ति या इसके पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे खतियान में होगा वे क्या माने जाएंगे? स्थायी माने जाएंगे। दोस्तों ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 दोनों ही कथन सत्य है। अगला सवाल है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 कब तक कार्यशील रहेगी। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 कब तक कार्यशील रहेगी दोस्तों? तो दोस्तों अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक। कब तक औद्योगिक पार्क नीति लागू रहेगी, कार्यशील रहेगी? अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। कहता है कि डिजिटल आर्मी का गठन जिला आपदा प्रबंधन ने अर्थव्यवस्था के कैशलेस अभियान के लिए किया है। डिजिटल आर्मी का गठन जिला आपदा प्रबंधन ने अर्थव्यवस्था के कैशलेस अभियान के लिए किया है। फिर कहता है कि केंद्र सरकार की 75% तथा राज्य सरकार की 25% की हिस्सेदारी राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में होती है। दोस्तों पहला कथन कहता है कि डिजिटल आर्मी का गठन जिला आपदा प्रबंधन ने अर्थव्यवस्था के कैशलेस अभियान के लिए किया गया है। डिजिटल आर्मी का संबंध कैशलेस अभियान से किया है। ठीक है। केंद्र सरकार की 75% तथा राज्य सरकार की 25% की हिस्सेदारी राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष में होती है। कहाँ पे? रिस्पॉन्स कोष में। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल है कि डाल्टनगंज औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। डाल्टनगंज औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। तो दोस्तों रांची कहाँ किसके अंतर्गत है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। अगला सवाल है कि अनुदानित पर खाद्यान्न के अलावा गर्भवती एवं स्तनपात्र कराने वाली महिलाओं बच्चे के जन्म से 6 माह तक को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिया जाएगा। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी ही। मुफ्त भोजन भी, मातृत्व लाभ के रूप में 6,000 रुपये भी और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क भोजन। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारे धारवाड़
धारवार किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है मैग्नीज। दोस्तों अगला सवाल है कि आपको इनमें मिलान करना है, आपको सुमेलित करना है। दोस्तों पहला है कि सूची 1 में खनिज को शामिल किया गया है। कैसे शामिल किया गया है? खनिज को। और सूची 2 में संबंधित जिले को शामिल किया गया है। तो दोस्तों बताएं कि कोयला जो है ये किससे संबंधित जिला है? तो दोस्तों कोयला का संबंध है धनबाद से। कहाँ से संबंधित है कोयला? धनबाद से। दोस्तों लौह अयस्क का संबंध है पश्चिम सिंहभूम से। कहाँ से? पश्चिम सिंहभूम से ही लौह अयस्क का संबंध है। अभ्रक का संबंध किससे है दोस्तों? तो अभ्रक का संबंध है कोडरमा से। कहाँ से? कोडरमा से ही अभ्रक का संबंध है। और बॉक्साइट का संबंध किससे है? तो दोस्तों बॉक्साइट का संबंध है लोहरदगा से। किससे है? लोहरदगा से। तो दोस्तों हमारा जो है कोयला का संबंध है धनबाद से, लौह अयस्क का संबंध है पश्चिम सिंहभूम से, अभ्रक का संबंधित है जिला है ये कोडरमा, और बॉक्साइट का संबंधित जिला कौन सा है? तो लोहरदगा। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डी, ए, बी, सी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में कौन सा जिला पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर एवं संचालित देश का जिला न्यायालय बना? दोस्तों झारखंड में कौन सा जिला पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर एवं संचालित देश का जिला न्यायालय बना? तो दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा खूंटी। क्या हो जाएगा? खूंटी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? दोस्तों टाटा स्टील को डोलोमाइट की जो प्राप्ति है ये किस स्थान से होती है? तो दोस्तों ये गया बिहार से प्राप्त करता है। टाटा स्टील जो है डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त करता है? गया बिहार से। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र विकास से दूर है? तो दोस्तों कौन से औद्योगिक क्षेत्र विकास से दूर है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी ही संथाल परगना भी, पलामू हजारीबाग भी और गुमला सिमडेगा भी जो है औद्योगिक क्षेत्र के विकास से दूर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि झारखंड में कुल 8 वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है कि झारखंड विजन 2010 में कुल कितने सूत्र हैं? 27 सूत्र हैं। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? 27 सूत्र। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 एवं 2 दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन। क्या है? वित्तीय समावेशन ही प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रमुख उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है कि राज्य सरकार की शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राज्य सरकार की शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन ही राज्य सरकार की शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित कौन है? क्या है? मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित क्या है दोस्तों? तो दोस्तों राज्य के सर्वांगीण विकास ही मुख्यमंत्री विकास योजना से संबंधित है। दोस्तों अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितने बाल विकास परियोजना में चलाई जा रही है? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किशोरी शक्ति योजना राज्य के कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? दोस्तों कितनी बाल विकास परियोजनाओं में चलाई जा रही है? 204। अगला सवाल है कि झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं दोस्तों? तो दोस्तों 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है झारखंड विधानसभा में। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड का जो उच्च न्यायालय है ये देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? दोस्तों झारखंड का उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। इस राज्य में उच्च न्यायालय का गठन 2000 ईस्वी में किया गया है। तो दोस्तों कितनावां? 21वां उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है कि प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है?
तो दोस्तों प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है आयुक्त। कौन होता है? आयुक्त। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है आयुक्त। अगला सवाल है कि आप निम्नलिखित सूचियों को सही से मिलान करें। पहले सूची में है अभयारण्य, एक मिनट, पहले सूची में है अभयारण्य और दूसरी सूची में है स्थापना वर्ष। तो दोस्तों आपको मिलान करना है। दोस्तों तो हमारा गौतम बुद्ध, इसकी स्थापना हुई थी अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट है पालकोट। तो दोस्तों पालकोट की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। फिर है पारसनाथ की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में। और दालमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। उससे पहले गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में, पालकोट अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1990 में, पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1991 में और दालमा अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुई थी और दूसरा कथन है कि पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1947 में हुई थी। दोस्तों पहला कथन हमसे कहता है कि बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना 1994 में हुई थी और दूसरा कथन कहता है कि पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1947 में की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें से केवल एक ही कथन सत्य है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तोपचांची अभयारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों तोपचांची अभयारण्य झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में। कब की गई थी? 1978 में ही तोपचांची अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के धनबाद जिले में अवस्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क रांची में स्थित है। किस जिले में? रांची जिले में स्थित है। अगला सवाल है कि गज आरक्ष किस जिले में अवस्थित है? गज आरक्ष जो है ये किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो ये सिंहभूम जिले में अवस्थित है। सिंहभूम जिले में स्थित है गज आरक्ष। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना हेक्टेयर है? झारखंड में प्रति व्यक्ति वन जो है ये कितना हेक्टेयर है? तो 0.8 हेक्टेयर। कितना है? 0.8 हेक्टेयर। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन है क्षेत्रफल के अनुसार? झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन है क्षेत्रफल के अनुसार? तो दोस्तों सबसे कम वन है धनबाद में। कहाँ पर? धनबाद में। दोस्तों अगला सवाल है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला, पर्यावरण असंतुलन के कारण ही मिट्टी का अधिक कटाव झारखंड में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अनेक क्षेत्रों में भूमि की ढाल जो है ये तीव्र है। पर्यावरण संतुलन के कारण मिट्टी का अधिक कटाव झारखंड में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अनेक क्षेत्रों में भूमि की ढाल जो है ये तीव्र होती है दोस्तों। फिर कहता है कि झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटकों की संख्या का बढ़ाना है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल है कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2016 के तहत किसे ध्यान दिया गया है? तो दोस्तों किसे ध्यान दिया गया है? सबसे पहली बात कि मेगा परियोजना के लिए और द्वितीय टायर स्थान के लिए। तो दोस्तों दोनों ही केंद्रों को दोनों ही कथनों पर केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों मेगा परियोजना के लिए भी और द्वितीय टायर स्थान के लिए भी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? बी एवं सी दोनों के लिए। चलते अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? झारखंड क्रय नीति 2014 का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रतिस्पर्धा बनाना और उत्पादों को राज्य सरकार के विभाग, संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त एजेंसियों द्वारा क्रय करना। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगला सवाल है
कि झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ढोल नगारे बजाते हैं, ठीक है, क्या बजाते हैं, ढोल नगारे। फिर आग द्वारा हाथियों को डराते हैं, मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाते हैं। तो हमारे उपरोक्त सभी ही हो जाएंगे। सभी ही तरीकों या विधियों का प्रयोग कर कर जंगली हाथियों को ग्रामीण इलाके से भगाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि झारखंड में मानव जनित या मानव निर्मित आपदाएं रासायनिक दुर्घटना, परमाणु की दुर्घटना, रेल दुर्घटना प्रमुख आपदा है। फिर कहता है कि राज्य आपदा रिस्पॉन्स कॉल्स में धन संग्रह में 75% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। दोस्तों राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोर्स में धन संग्रह में 75% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों ही कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। अगला सवाल है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कौन सा है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल है नेतरहाट। क्या है, नेतरहाट। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से क्या जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कोरम्बे को ही हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कोरम्बे को जाना जाता है। अगला सवाल है कि लातेहार स्थित नारायणपुर किला का निर्माण चेरो राजा भागवत राय के किस लेखपाल ने करवाया था। लातेहार स्थित नारायणपुर किला का निर्माण चेरो राजा भागवत राय के किस लेखपाल ने करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों किस लेखपाल ने, राठौर राजा ने। किसने, राठौर राजा ने। अगला सवाल है हाल ही में झारखंड के किस जिले में पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी कॉलेज शुरू हुआ है। तो दोस्तों पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी कॉलेज शुरू हुआ है झारखंड के किस जिले में। तो दोस्तों किस जिले में शुरू हुआ है, दुमका जिले में ही हाल ही में पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी कॉलेज शुरू हुआ है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए झारखंड राज्य के किस पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत स्तरीय कर्मी के रूप में चयन किया गया है। तो दोस्तों किसे चयन किया गया है, हुसीर पंचायत को। किसे, हुसीर पंचायत को, ठीक है, एक मिनट, हुसीर पंचायत को चयन किया गया है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में राज्य की टीम कौन से स्थान प्राप्त की है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में राज्य की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला कहता है कि इस योजना का प्रारंभ 2019 में किया गया था। फिर कहता है इस योजना से राज्य के लाभ 47 लाख परिवारों की लड़कियों को लाभ पहुंचेगा। ठीक है, इस योजना से राज्यों के 47 लाख परिवार की लड़कियों को लाभ पहुंचेगा। फिर कहता है कि इस सरकारी योजना के माध्यम से झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इनमें से केवल तीसरा ही कथन सत्य है। ठीक है, तुम्हारा जवाब क्या हो जाए, केवल जो है ये जो कथन है यही कथन सत्य है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा, केवल 3। अगला सवाल है कि झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है। दोस्तों झारखंड का पहला बंदरगाह निम्न में से कहाँ खुला है दोस्तों। तो कहाँ पर पहला बंदरगाह खुला है, तो साहिबगंज में। ठीक है, कहाँ पर, साहिबगंज में। अगला सवाल है लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, लोकसभा 2019 में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो 1 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 को क्या घोषित किया है दोस्तों। तो झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 को बाल निरोग वर्ष घोषित किया है। क्या किया है, बाल निरोग वर्ष।